Good evening, everybody. A very good evening to all of you, bachcho. So I am back on the Creatrix YouTube channel with the लक्ष्य बैच फॉर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बेटा गेट के लिए लास्ट यूनिट दैट इज इन्वर्टर्स। तो ये है लेक्चर नंबर 55 मॉड्यूल नंबर 3 जिसमें कि इस लेक्चर में शुभारंभ होने वाला है बेटा इन्वर्टर्स का। एकदम बेसिक से हम लोग इन्वर्टर्स को कवर करेंगे और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा सिंगल फेज इन्वर्टर्स के बारे में। चलिए तो लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अन अकेडमी टीम है, दैट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम एवर, जो कि आपके लिए इतना सारा कंटेंट, इतने सारे इनिशिएटिव लेकर के आती है और ये मेक श्योर करती है ना बेटा कि आप लोग सबसे आगे रहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप टारगेट करें, आप ना सिर्फ उसे क्रैक करें बल्कि चकनाचूर कर दें, धुआं धुआं कर दें। और इसके लिए आपके पास इतने सारे इनिशिएटिव आते हैं यूट्यूब के अलावा अन अकेडमी ऐप पे भी। तो बेटा अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लो। डेली 11 बजे मैं मशीन्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग काफ़ी एंजॉय करोगे उन क्वेश्चंस को। बस आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है और फिर कोई भी फ्री इनिशिएटिव को अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो यार, मैं जो भी स्पेशल क्लासेस लेता हूं उनके लिंक यहाँ पे अपडेट करता हूं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो अपकमिंग में मेरी आगे आने वाली सभी स्पेशल क्लासेस आप लोग पाएंगे। इसके अंदर बेटा जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो भी आपको मिलेंगी, लाइक प्रैक्टिस सीरीज फॉर PSU, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, हर चीज़ आपको मिलेगी जो लास्ट ईयर मैंने क्लासेस ली हैं या जो इस ईयर ली हैं, और साथ साथ जो लेने वाला हूं वो भी आपको मिलेंगी अपकमिंग में। डेली 11 बजे, याद रहे मंडे से सैटरडे हम लोग मशीन्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेरे साथ अगर बेटा मशीन के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना चाहते हो तो डेली लाइव जुड़ जाया करो फ्री ऑफ कॉस्ट एट 11 AM। चलिए तो आते हैं भाई आज के टॉपिक पे, दैट इज गोइंग टू बी इन्वर्टर्स। तो इन्वर्टर्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात है, इन्वर्टर चीज क्या है? देखो, इन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है, ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सर्किट है जो कि DC को AC में कन्वर्ट करता है एट वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आप इनपुट पे देखें तो यहां पे बेटा आपको फिक्स्ड DC इनपुट मिलेगा। जैसे मान लो आपने 50 वोल्ट इनपुट पे लगा दिया, 50 वोल्ट लगा दिया, वो फिक्स है। अब आप जितना अमाउंट ऑफ AC वोल्टेज चाहो, यानी आप चाहते हो कि 100 वोल्ट मिले, आप चाहते हो 200 वोल्ट मिले, जो भी वोल्टेज आप चाहते हो वो आपको यहां पे आउटपुट में मिल जाएगी। एंड यू कैन इवन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी। चाहो तो 50 हर्ट्स का वोल्टेज बना लो, चाहे तो 100 हर्ट्स का बना लो, चाहे 150 हर्ट्स का बना लो। तो यहां पे यू कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी, कंट्रोलेबल फ्रीक्वेंसी एंड कंट्रोलेबल वोल्टेज। बात समझ में आई? अगर मान लो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई Vm sin ओमेगा t हमें आउटपुट में मिलना चाहिए, तो Vm को भी आप कंट्रोल कर सकते हो और ओमेगा को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो यहां पे VDC आया और यहां पे Vm sin ऑफ ओमेगा t आया, तो यहां पे बेटा Vm इज कंट्रोलेबल एंड ओमेगा इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। ओमेगा इज ऑल्सो कंट्रोलेबल। आप दोनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं अपने अनुसार। बात क्लियर हो गई? तो दैट इज व्हाट इन्वर्टर मीन्स। इन्वर्टर का काम क्या है, ये बात समझ में आई सब लोगों को? अब सर इन्वर्टर यूज कहां होता है? इन्वर्टर यूज कहां होता है बेटा? आप सबसे पहला एप्लीकेशन जानते हो,
इंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस के अंदर। यूपीएस के अंदर हम जानते हैं इन्वर्टर का यूज होता है, और इन्वर्टर का यूज कहां होता है? एचवीडीसी में यूज हो सकता है। एचवीडीसी में सेंडिंग एंड पे रेक्टिफायर लगता है और बेटा रिसीविंग एंड पे इन्वर्टर लगता है। तीसरा आप यूज कर सकते हो सोलर पावर कन्वर्टर। देखो जो सोलर पावर होती है बेटा दैट इज डीसी इन नेचर, जबकि जो हमारे पावर सिस्टम में करंट या वोल्टेज प्रोपोगेट करते हैं दैट इज एसी इन नेचर। तो आप सोलर पावर कन्वर्टर के माध्यम से या फिर इन्वर्टर के माध्यम से आप सोलर पावर को डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बेटा बहुत जगह क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी इन्वर्टर यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, अगर आप एसी मोटर यूज कर रहे हो लेकिन एसी मोटर को आप चला रहे हो एक बैटरी से, है ना, अब बैटरी तो देगी डीसी, जबकि एसी मोटर को क्या चाहिए, एसी। तो आप बीच में क्या अप्लाई कर सकते हो, एक इन्वर्टर which will convert DC to AC in order to drive an electric vehicle। समझ में आया? इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी बेटा यू कैन मेक यूज ऑफ अ इन्वर्टर। तो ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जहां हमें इन्वर्टर देखने मिलता है, बट मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूं एज अ कॉमन मैन तो हमें यूपीएस के अंदर इन्वर्टर का एप्लीकेशन देखने मिलता है। बल्कि हम कॉमन लैंग्वेज में तो उसे घर पे इन्वर्टर भी बोलते हैं कि भाई हमने घर पे इन्वर्टर लगवा लिया फॉर पावर बैकअप। तो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है भाई जब अगर हम बात करें, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड होती है तब हमारा इन्वर्टर के अंदर एक रेक्टिफायर होता है विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी एंड चार्जेस द बैटरी। और जैसे ही सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है वैसे ही बैटरीज के बाद एक इन्वर्टर लगा होता है which will convert DC to AC and supply AC power to our home, है ना। लेकिन आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो बेटा कि यहां पे परफेक्ट साइनोसॉइड इज नॉट पॉसिबल। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है हार्मोनिक्स, यानी यहां पे आपको परफेक्ट साइनोसॉइड तो नहीं मिलेगा। यूजुअली स्क्वायर वेव मिल सकती है, क्वाजी स्क्वायर वेव मिल सकती है, बट दैट ऑलवेज कंटेन हार्मोनिक। तो इन्वर्टर के अंदर ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि कैसे हार्मोनिक्स को मिनिमाइज करके वी कैन कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। मैं आपको बताता हूं बेटा, रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात ही है, मैं किसी शॉप पे इन्वर्टर की शॉप पे गया। मैंने वहां पे देखा जो लेटेस्ट मॉडल इन्वर्टर का उनके पास रखा था ना, उसमें क्या लिखा था कि भाई साइनोसॉइडल आउटपुट देगा, यानी उनकी जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली मिनिमाइजिंग द हार्मोनिक। देखो परफेक्ट साइनोसॉइड तो कोई नहीं दे सकता, बट हाँ ये जरूर मेक श्योर कर सकते हैं कि जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक है जो कि ज्यादा खतरनाक होते हैं, आप उनको एलिमिनेट कर दो तो हार्मोनिक का कंटेंट कम हो जाएगा, या फिर ऐसा कह दो अगर टेक्निकल भाषा में बात करें टीएचडी कम कर दो, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम कर दो, तो वेवफॉर्म विल रिजेंबल अ साइनोसॉइड। तो लिख देते हैं प्योर साइन वेव, लेकिन मिल नहीं पाता है कभी भी प्योर साइन वेव बेटा। हार्मोनिक्स को 100% एलिमिनेट करना ये तो भगवान के बस की भी नहीं है, इंसान क्या चीज है, ठीक है, हार्मोनिक्स रहेंगे। अब देखो जब इन्वर्टर की बात करते हैं तो हम लोग कौन कौन से इन्वर्टर बेटा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसके अंदर आज मैं आपको कवर कराऊंगा सिंगल फेस हाफ ब्रिज, फिर हम लोग मंडे देखेंगे सिंगल फेस फुल ब्रिज, फिर हम 3 फेज पे जाएंगे 120 एंड 180 डिग्री कंडक्शन मोड। करंट सोर्स इन्वर्टर के अंदर आप सिंगल फेस करंट सोर्स इन्वर्टर देखोगे और ऑटो कम्यूटेटेड सीक्वेंशियल इन्वर्टर। तो बेटा 2 तरह के करंट सोर्स इन्वर्टर आप देखने वाले हो और 4 तरह के वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर्स आप लोग देखने वाले हो। तो ये हमारा इस चैप्टर का कंसेप्ट रहेगा। इसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे पल्स की विड्थ को वेरी करके हार्मोनिक्स को एलिमिनेट किया जाता है, और हार्मोनिक्स एलिमिनेट करने के अलावा पल्स विड्थ को वेरी करके कैसे हम लोग जो है आरएमएस वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। सर ये पल्स विड्थ क्या होता है? पल्स विड्थ का मतलब ये होता है बेटा, जैसे अगर मान लो आपके पास स्क्वायर वेव आ रही है तो स्क्वायर वेव की विड्थ कितनी है, यानी कि उसका टी ऑन कितना है।
तो अगर मैं टी ऑन को कंट्रोल कर लूं देन आई कैन कंट्रोल द आरएमएस वैल्यू एज वेल एज आई कैन एलिमिनेट द हार्मोनिक। ठीक है आशुतोष बेटा एक चीज बताओ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी से स्टार्ट कर रहे हो या शुरू से पढ़ रहे हो? क्योंकि अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो बेटा मैंने फोरियर सीरीज में जब मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 1 लिया था वहां फोरियर सीरीज डिराइव कराई थी, वहां मैंने स्क्वायर और क्वाजी स्क्वायर बताया था। फिर रेक्टिफायर में फिर हमने देखा स्क्वायर वेव और क्वाजी स्क्वायर वेव। अब आप पूछ रहे हो क्वाजी स्क्वायर वेव क्या होता है, इसका तो यही मतलब है कि पीछे का पूरा गायब है। ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं यार। अब सर ये VSI और CSI में क्या डिफरेंस है? VSI का मतलब होता है बेटा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, यानी एक ऐसा इन्वर्टर जिसमें सप्लाई इज अ वोल्टेज सोर्स। और CSI क्या चीज होती है सर? CSI होता है बेटा करंट सोर्स इन्वर्टर, यानी जहां पे सोर्स इज एक्चुअली अ करंट सोर्स। ठीक है तो VSI एंड CSI। VSI के अंदर बेटा सप्लाई इज अ वोल्टेज सोर्स एंड CSI के अंदर सप्लाई इज अ करंट सोर्स। अब देखो अगर VSI की बात करें बेटा तो V0 जो होता है वो सोर्स के अनुसार डिसाइडेड होता है, यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रही होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने सप्लाई कितनी लगाई है। ठीक है तो यहां पे मेरे बच्चों जो V0 होता है, V0 इज अ फंक्शन ऑफ सोर्स वोल्टेज, और जो I0 है I0 डिपेंड्स ऑन द लोड। I0 किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। यहां बेटा जस्ट उल्टा होता है, यहां पे I0 इज अ फंक्शन ऑफ IS एंड V0 डिपेंड्स ऑन द लोड। बात समझ में आ रही है? तो बेटा वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड करेगी और करंट इस बात पे डिपेंड करेगा लोड कैसा है। अब करंट सोर्स इन्वर्टर को समझ लो वो इसका डुअल है, तो वहां जो आउटपुट करंट है वो सोर्स करंट पे डिपेंड करेगा और वो वोल्टेज जो है V0 जो है वो डिपेंड करेगी लोड पे। काइंड ऑफ अ डुअल ऑफ ईच अदर। तो VSI का डुअल होता है CSI। यहां पे बेटा डिवाइस यूज होती है यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। तो इसके लिए जो बेस्ट डिवाइस होती है ना बेटा वो होती है मॉसफेट, क्योंकि मॉसफेट में एंटी पैरेलल डायोड होने के कारण इट इज बाई डायरेक्शनल और वो सिर्फ फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करता है। तो सर यहां बाई डायरेक्शनल डिवाइस क्यों चाहिए? बेटा यहां बाई डायरेक्शनल इसलिए चाहिए होती है डिवाइस क्योंकि यहां पे जो आपका करंट है वो लोड पे डिपेंड करता है। करंट अगर लोड पे डिपेंड करता है बेटा तो क्या होता है कि करंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको डिवाइस ऐसी चाहिए जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट कैरी कर सके, दैट इज बाई डायरेक्शनल। और CSI अगेन इसका डुअल है, CSI इसका डुअल है। तो डुअल अगर है तो यहां पे डिवाइस चाहिए बाइपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल। इसका बेस्ट एग्जांपल है SCR या फिर GTO। ठीक है तो CSI के अंदर आप देखोगे अक्सर हम SCR का यूज कर लेते हैं जबकि VSI में SCR नहीं यूज करते। या पता है अगर SCR यूज करोगे तो यहां पे SCR के साथ आपको एक एंटी पैरेलल डायोड बाहर से लगाना पड़ेगा। देखो मॉसफेट के अंदर तो एंटी पैरेलल डायोड इनबिल्ट है, लेकिन SCR को अगर बाई डायरेक्शनल बनाना है देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ अ एंटी पैरेलल डायोड। यहां पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन सिवियर होती है। क्यों भाई? यहां पे एक वोल्टेज सोर्स की तरह ये सर्किट काम कर रहा है। अब वोल्टेज सोर्स को अगर आप शॉर्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, लेकिन यहां पे ये करंट सोर्स है बेटा, तो यहां पे अगर शॉर्ट सर्किट कर भी दिया I0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन IS, ये हमेशा IS से छोटा ही रहेगा, है ना। करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वोल्टेज सोर्स को कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? वोल्टेज सोर्स कैन नेवर बी शॉर्टेड वेयर एज अ करंट सोर्स कैन बी शॉर्टेड। ठीक है, ये क्लियर हुआ भाई? हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या है? सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं, इस ईयर मशीन छोड़ के पावर सिस्टम पढ़ना चाहता हूं, प्लीज हेल्प।
अब बेटा इसमें मैं कैसे हेल्प करूं? पावर सिस्टम 2 के अंदर मशीन सिंक्रोनस मशीन का यूज है, बताओ मैं इसमें क्या मदद करूं आपकी? अब मैं ये पावर सिस्टम का सिलेबस तो नहीं बदलवा सकता गेट वालों से कि कह दूं भाई पावर सिस्टम 2 पूरा हटा दो, पावर सिस्टम 1 से ही सवाल पूछना, है ना। सिंक्रोनस के बिना पावर सिस्टम 2 नहीं अच्छे से समझ आ सकता, ठीक है। क्वेश्चन करने लायक कर सकते हो एज सच, बट जो भी कॉन्सेप्ट है, रीजनिंग है, लॉजिक है, वहां आपको छोड़ना पड़ेगा, वहां आपको स्किप करना पड़ेगा कि भाई ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जाने देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर पीडीएफ मिलेगी या नोट करें? बेटा नोट कर लो, पीडीएफ मैंने यूट्यूब पे देना बंद कर दिया है। नाउ पीडीएफ इज ओनली प्रोवाइडेड फॉर प्लस एंड दी स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब पे नहीं, ठीक है। चल, तो हमें वीएसआई और सीएसआई के अंदर डिफरेंसेस तो क्लियर हो गए। तो मेजर डिफरेंस याद रखिएगा बेटा, एक तो डिवाइस का कि यहां पे यूनिपोलर और बाई डायरेक्शनल होती है, यहां पे बाईपोलर और यूनिडायरेक्शनल। दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पे सप्लाई एक वोल्टेज सोर्स है और यहां पे सप्लाई एक करंट सोर्स है। बिल्कुल गौरव सिंक्रोनस पढ़ के कर सकते हो। अब आते हैं भाई पहले इन्वर्टर पे, सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर। अब ब्रिज क्या होता है बेटा? ब्रिज आपने जब रेक्टिफायर में देखा था तो वहां पे भी 4 स्विचेस थे, तो यहां हाफ ब्रिज का मतलब होता है कि देयर आर ओनली 2 स्विचेस। तो देखो यहां पे क्या होता है, सप्लाई को ना 2 इक्वल वोल्टेज सोर्स में बांट दिया जाता है, वीडीसी की जगह VDC/2 और VDC/2। यहां पे ये जो स्विच है आपने देखो यहां पे क्या बनाया ना, अगर आप ध्यान दो तो यहां पे हमने एक एंटी पैरेलल डायोड दिखाया है। ये एंटी पैरेलल डायोड क्यों दिखाया है? क्योंकि स्विच हमें बनाना था यूनिपोलर एंड बाई डायरेक्शनल। तो जो स्विच है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट कैरी करेगा और डायोड अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी करेगा, इसीलिए हमने एक एंटी पैरेलल डायोड दिखा दिया। अगर मॉसफेट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और मॉसफेट नहीं होगा तो बाहर से एक डायोड लगाना पड़ेगा। विक्रम बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका खत्म हो जाएगा गेट का सिलेबस, ठीक है। लास्ट चैप्टर पे आ गए, इन्वर्टर्स पे हार्डली 10 घंटे 12 घंटे मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। तो यहां तक हमें बात क्लियर हो गई भाई, यहां तक हमें बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखो 2 स्विचेस हैं S1 S2, इनके 2 एंटी पैरेलल डायोड हैं D1 और D2। यहां पे ये लोड का आउटपुट वोल्टेज है V0 और ये लोड का आउटपुट करंट है I0। अब यहां पे हमें क्या देखना होता है बेटा? सबसे पहले यहां पे क्वाड्रेंट्स की बात की जाती है। सर क्वाड्रेंट्स कैसे? याद करो बेटा, जब मैंने टाइप ऑफ चॉपर पढ़ाया था, ABCD टाइप ऑफ चॉपर, वहां मैंने आपको अलग अलग केसेस में अलग अलग टाइप के आउटपुट निकलवाए थे कि V0 क्या होगा, I0 क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, 2 स्विचेस with 2 anti-parallel diodes are used, ठीक है। 2 switches with 2 anti-parallel diode यूज किए जाते हैं, ठीक है भाई। अब देखो बेटा, जब S1 ऑन होगा तब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, जब S1 ऑन होगा तो देखो VDC का पॉजिटिव टर्मिनल V0 के पॉजिटिव से जुड़ेगा और VDC का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। VDC/2 का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ेगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यानी कि यहां पे V0 की वैल्यू आ जाएगी VDC/2। और सर अगर करंट देखें बेटा, करंट कैसे चलेगा? ध्यान से देखिएगा, करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव में अंदर जाएगा, तो जो डायरेक्शन I0 की दिखा रखी है एक्चुअली उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी आने वाला है। यानी हम यहां पे ये कह सकते हैं दैट I0 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो बेटा, जैसे ही D1 ऑन कर देते हो, अगर D1 ऑन हो जाता है, D1 और S1 हैं तो पैरेलल ही ना। अगर D1 और S1 मेरे बच्चे पैरेलल हैं तो वोल्टेज तो दोनों केसेस में सेम आएगी। अगर D1 ऑन हुआ
तब भी तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल D1 के थ्रू लोड के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से। देखो जरा, D1 ऑन होगा तब भी तो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से होगा। लेकिन बेटा D1 ऑन हो जाने से ना करंट उल्टा फ्लो करेगा, क्योंकि डायोड करंट ले जाता है एनोड से कैथोड। तो D1 एंटी पैरेलल होने के कारण वोल्टेज तो सेम देगा, लेकिन इट विल कैरी अ करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो यहां पे होगा क्या कि V0 तो अभी भी VDC/2 ही आएगा, लेकिन I0 विल बी नेगेटिव। अब अगर आपको ये लग रहा है कि सर I0 नेगेटिव कैसे हो सकता है, थोड़ा टाइम रुको, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो मैं आपको क्लियरली शो करूंगा कि I0 नेगेटिव क्यों आता है और कैसे आ सकता है। तो ये S1 और D1 की बात हो गई भाई। अगर मान लें यहां पे कि S2 ऑन होता है, अगर मान लें कि भाई S2 ऑन होता है, तो S2 ऑन होने से क्या होगा, देखो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है बेटा, ये मेरा पॉजिटिव से जाके जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। देखो जरा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का लोड के पॉजिटिव से जुड़ रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से। इस कारण से V0 आता है -VDC/2। और सर करंट कैसे फ्लो करेगा बेटा, देखो करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो लाइक दिस, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में, यानी I0 से उल्टा जा रहा है। देखो जरा, यहां पे राइट में जा रहा है करंट, जबकि I0 दिखाया है लेफ्ट में। तो यानी यहां पे आपका जो करंट आएगा दैट विल बी नेगेटिव इन वैल्यू। अगर D2 ऑन करें, अब तो आप समझ चुके हो बेटा, एंटी पैरेलल डायोड ऑन करने से वोल्टेज पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन करंट पलट जाता है। करंट पलट जाता है भाई। एंटी पैरेलल डायोड ऑन करने से वोल्टेज रिमेन्स अनअफेक्टेड बट करंट रिवर्सेस। तो यहां पे देखो, अगर एंटी पैरेलल डायोड ऑन भी होगा तब भी मेरे बच्चे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये जाके पॉजिटिव से ही जुड़ेगा। देखो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लोड के पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो इट विल बी माइनस। लेकिन अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। डायोड में एनोड से कैथोड जाता है ना करंट, ऐसे जाएगा। तो जो I0 की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मेरा करंट भी आ रहा है, यानी करंट विल बी पॉजिटिव। तो आप क्या समझे बेटा, एंटी पैरेलल डायोड नेवर चेंजेस द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द लोड बट इट रिवर्सेस द आउटपुट करंट। ठीक है, ये सीखने मिली हमें बात। हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल डायोड, एंटी पैरेलल डायोड does not impact output voltage but reverses the current flow, reverses the current flow। ठीक है, रिवर्स बायस कैसे हो गया भाई दामोदर जी, अब तक क्या पढ़े हो फिर बेटा। अगर आप ये चीज पढ़े हो मेरे भाई कि इंडक्टिव लोड के अंदर, अगर रेक्टिफायर की बात करें, इंडक्टिव लोड के अंदर इवन नेगेटिव हाफ साइकिल में भी डिवाइस कंडक्ट कर गई थी, तब तो आपने नहीं बोला रिवर्स बायस होगा। मैंने आपको क्या बताया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला प्रिंसिपल है कि डायोड का कंडक्शन करंट से देखना है, वोल्टेज से नहीं। क्योंकि अगर आप बेटा वोल्टेज से बोलोगे ना कि सर ये तो रिवर्स बायस हो गया, सर ये तो पॉजिटिव इधर से जुड़ गया और नेगेटिव इधर से जुड़ गया, सर ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो बेटा बीच में लोड को क्यों खा गए, लोड के अक्रॉस भी तो कुछ वोल्टेज है। ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि डायोड रिवर्स बायस हो गया, समझ रहे हो, लोड का वोल्टेज भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जब जब करंट देखोगे, अगर करंट को एक रास्ता चाहिए, इंडक्टर कहता है कि भाई मुझे तो करंट फ्लो कराना है, तो डायोड को मजबूरन कंडक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर फॉर करंट टू फ्लो। ठीक है, ये चीज मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक नियमों में बताई थी कि भैया जहां इंडक्टर आ जाए
वहां करंट के थ्रू देखना होता है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली। अब यहां अगर एनालॉग वाले नियम लगाओगे तो वो नहीं चल पाएंगे। और क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि बेटा एनालॉग में ज्यादातर लोड या तो रेजिस्टिव या कैपेसिटिव होते हैं, इंडक्टेंस की वहां बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहां सारी बातें वोल्टेज से होती हैं और यहां पे सारी बातें करंट से। तो देखो बेटा, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो V नॉट पॉजिटिव, I नॉट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट गया S1 को। V नॉट पॉजिटिव, I नॉट नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट गया D1 को। V नॉट नेगेटिव, I नॉट नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट गया S2 को। V नॉट नेगेटिव बट I नॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट गया D2 को। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है इन्वर्टर के अंदर कि जब जब स्विच कंडक्ट करता है तब तब आपको फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट ही मिलता है। स्विचेस के केस में सिर्फ आपको क्या मिलता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। और डायोड्स के केस में क्या मिलता है भाई? डायोड्स के केस में सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी आप ये कह सकते हो जब स्विच कंडक्ट करता है ना तो V नॉट और I नॉट की पोलैरिटी सेम होती है। स्विच के चलते V नॉट और I नॉट की पोलैरिटी सेम होती है, और डायोड्स जब चलते हैं तो V नॉट और I नॉट की पोलैरिटी अपोजिट होती है। यानी बेटा स्विच जब चलेगा तो पावर विल बी पॉजिटिव, और जब डायोड चलेगा तो पावर विल बी नेगेटिव। इससे क्या समझे कि डायोड जो है ना पावर को वापस भेजता है। डायोड पावर को डीसी से एसी की जगह एसी से डीसी भेजता है। या ये कह दो डायोड ऑलवेज रिटर्न्स द पावर बैक टू द सोर्स, वहीं स्विच ब्रिंग्स द पावर फ्रॉम सोर्स टू द लोड। समझ गए? जैसे ऐसे सोचो, मान लो इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर जब चार्ज हो रहा है तो पावर जा रही है सोर्स से लोड के अंदर, और जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो पावर जाएगी वापस लोड से सोर्स के अंदर, और लोड से सोर्स जब पावर जाएगी दैट विल गो थ्रू अ डायोड, दैट विल गो थ्रू अ डायोड एंड नॉट थ्रू द स्विच। ठीक है, सौम्या बेटा कहां गायब थे इतने दिन से? मैंने बता तो रखा है पीडीएफ अब बंद हो गया है। अब देखो यहां पे काम कैसे किया जाता है। काम ऐसे करते हैं कि पहली हाफ साइकिल में आप स्विच 1 को ऑन करते हो। देखो डायोड आपके हाथ में नहीं है, करंट अगर पलटी मारेगा तो डायोड अपने आप ऑन हो जाएगा। डायोड आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ किसको कंट्रोल करेंगे? स्विच को। तो स्विच को अगर आपने ऑन किया S1 को तो VDC/2 आएगा। ठीक है, और अगर बेटा आप T/2 से T तक की बात करें तो यहां पे आप S2 को ऑन करेंगे एंड V नॉट विल बी -VDC/2। तो सर ये हाफ हाफ साइकिल क्यों लिया? चॉपर की तरह T ऑन और T तक क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा यहां मुझे प्योर एसी चाहिए, और प्योर एसी वो होता है जिसका एवरेज जीरो होता है, और एवरेज जीरो के लिए जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव मिलना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होगा तभी एक प्योर एसी कहलाएगा, और प्योर एसी चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वर्टर। ठीक है, तो अब वेवफॉर्म्स पे आते हैं। अर्नब मेरे भाई, मुझे कोई आपदा नहीं है, कोई समस्या नहीं है पीडीएफ देने में, समस्या है सिर्फ अटेंडेंस से। अब आप लोग अटेंडेंस नहीं लाओगे, ये सोचोगे सर तो फिर भी मेहनत करते रहें, सर हमारे लिए सब कुछ करते रहें, तो बेटा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यूट्यूब पे अगर हम फीस चार्ज नहीं कर रहे तो अटेंडेंस चार्ज कर रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें ना लाइफ में अर्न करनी चाहिए रेदर देन डिमांड। अगर आप लोग अटेंडेंस लाओगे तो यू आर अर्निंग द राइट टू गेट पीडीएफ, है ना। उसमें फिर मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मैं तो खुशी खुशी बेटा आपके लिए 10 इनिशिएटिव और ले आऊँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट तो करूँ। मैं यूट्यूब पे बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो 2-4 बच्चों के लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ कि 2-4 बच्चे मेरी क्लास में आ जाएं। चलो
अब देखो भाई, यहां पे ये है t/2, ये है t, ये है 3t/2। अब यहां पे बेटा सबसे पहले स्विच 1 की अगर बात करें तो स्विच 1 को जो हम ट्रिगर करते हैं वो कहां से कहां करते हैं, 0 से t/2 में। कहां से कहां करते हैं भाई, 0 से t/2 में, फिर t से 3t/2 में एक पीरियड के बाद। ठीक है, तो हम स्विच को 0 से t/2 फिर t से 3t/2 स्विच 1 को ट्रिगर करते हैं। अगर स्विच 2 की मैं बात करूं भाई, अगर मैं स्विच 2 की बात करूं तो इसको ट्रिगर करना है t/2 से लेके t तक। कहां से कहां तक ट्रिगर करना है, t/2 से लेके t तक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई भाई। तो ये इस तरह से ट्रिगरिंग होगी। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर V0 की बात करें भाई, अगर V0 की मैं बात करूं तो V0 के अंदर ना दो लेवल पॉसिबल हैं। कौन कौन से दो लेवल सर, एक तो बेटा VDC/2 और एक -VDC/2। ठीक है, तो जब V0 की बात आती है तो देखो जब स्विच 1 ऑन होगा तब आएगा VDC/2। ठीक है, और जब स्विच 2 ऑन होगा तो -VDC/2, फिर स्विच 1 ऑन होगा फिर से +VDC/2। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये ऊपर वाला लेवल क्या है, VDC/2 और -VDC/2। अब देखो बेटा, मैंने आपको वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर एक चीज बताई थी। ठीक है, हाँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इस साल का तो लास्ट सब्जेक्ट होगा, मे बी नेक्स्ट ईयर समथिंग एल्स, है ना, बट इस ईयर का लास्ट सब्जेक्ट है। हाँ, अब मैंने आपको क्या एक चीज बताई थी भाई यहां पे, कि आपका जो V0 का वेव फॉर्म है वो तो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी VDC/2 और -VDC/2, बट जो करंट आता है बेटा, करंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लोड। तो यहां अलग अलग लोड लेकर के करंट ड्रॉ किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से रेजिस्टिव लोड की, तो रेजिस्टिव लोड के अंदर बेटा I0 में क्या होगा, रेजिस्टिव लोड के अंदर अगर बात करें तो I0 की वेव फॉर्म वोल्टेज के जैसी आएगी। आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में एक चीज जानते हो, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो V0 और I0 की वेव फॉर्म सेम आती है। यानी मेरे बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो, V0 और I0 की पोलैरिटी हमेशा सेम है, V0 और I0 की पोलैरिटी हमेशा सेम है। अगर V0 और I0 की पोलैरिटी हमेशा सेम है तो एक बात पे ध्यान लगाना, कभी भी डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। डायोड तब कंडक्ट करता है जब V0 और I0 की पोलैरिटी अलग अलग आती है। तो यानी यहां पे सिर्फ स्विचेस कंडक्ट करेंगे, S1 S2 S1। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर रेजिस्टिव लोड, फ्री व्हीलिंग डायोड कह दो, एंटी पैरेलल डायोड कह दो, कुछ भी कह सकते हो, फ्री व्हीलिंग और एंटी पैरेलल डायोड डज नॉट कंडक्ट। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना कि भाई आर लोड में कभी भी एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्या होता है, जब जब डायोड कंडक्ट करता है तब V0 और I0 की पोलैरिटी अपोजिट होती है, जब तो डायोड सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में था। चलो, अब इसके बाद भाई बाकी लोड्स के बारे में भी बताओ सर फिर हमको। बाकी लोड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं भाई।
देखो जैसे मैं बात करना चाहूंगा प्योरली इंडक्टिव लोड के बारे में, इसके अलावा आरएल लोड के बारे में, इसके अलावा आरएलसी अंडर डैम्प्ड एंड आरएलसी ओवर डैम्प्ड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं आई नॉट वर्सेस टी की बात करूं इंडक्टिव लोड के लिए, अब एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर एक प्योर इंडक्टर के लिए आउटपुट वोल्टेज या प्योर इंडक्टर का वोल्टेज अगर स्क्वायर वेव है तो करंट विल ऑलवेज बी अ ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, करंट विल ऑलवेज बी अ ट्रायंगुलर वेव। तो इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर बेटा यहां पे करंट का ट्रायंगुलर वेव आपको बनाना है तो मैंने क्या किया ना, मैंने हाइट्स फिक्स कर देती हैं। ठीक है, ये करंट का पीक वैल्यू हो गया और नेगेटिव पीक। सर नेगेटिव और पॉजिटिव पीक बराबर क्यों बना रहे हो? बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव पीक बराबर बनाने के पीछे एक सिंपल सा कारण है, दैट द आउटपुट विल बी प्योरली एसी। अगर प्योर एसी है ना तो ऊपर और नीचे बराबर ही होना चाहिए, तभी प्योर एसी बन सकता है। सही बात है, ये बात मानते हैं सभी लोग। प्योर एसी विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक अबाउट टाइम एक्सिस। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, देखो कैसे बनाते हैं ना, कि नेगेटिव से पॉजिटिव तक पॉजिटिव वोल्टेज में इंडक्टर चार्ज हो रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर ये करंट का ग्राफ जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, है ना। ये बात आपके माइंड में आएगी कि सर करंट का ग्राफ जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं किया, नेगेटिव मैक्सिमम से स्टार्ट क्यों किया। करेक्ट बात है भाई, ये बात आ रही है दिमाग के अंदर कि यहां नेगेटिव मैक्सिमम से क्यों स्टार्ट किया। करने के लिए तो जीरो से भी कर सकते थे। बेटा उसका एक बहुत बेसिक सा रीजन है। बेसिक सा रीजन क्या है कि इंडक्टर के करंट का ना मुझे एवरेज जीरो दिखाना है, तभी वो प्योर एसी हो सकता है। और एवरेज जीरो दिखाने के लिए जितना वो जीरो के ऊपर है उतना ही वो जीरो के नीचे होना चाहिए, इसीलिए मैंने जीरो के अबाउट सिमेट्रिक ड्रॉ किया है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, फॉर प्योर इंडक्टिव लोड अगर V नॉट हमारा एक स्क्वायर वेव है तो I नॉट इज अ ट्रायंगुलर वेव। I नॉट क्या है, एक ट्रायंगुलर वेव है। अब अगर ऐसा है कि V नॉट स्क्वायर और I नॉट ट्रायंगुलर, तो हम क्या बोल रहे हैं, वी हैव ड्रॉन I नॉट सिमेट्रिकल अबाउट टाइम एक्सिस। इससे हुआ क्या कि I नॉट एवरेज इज जीरो एंड इट इज प्योर AC। ठीक है, अब यहां पे बेटा अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए, नहीं बेटा सब्जेक्ट तो चलते रहते हैं अनअकैडमी प्लस पे, कंप्लीट कहाँ से हो जाएंगे अभी तो मैंने पावर सिस्टम स्टार्ट किया है। अब इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा प्लस पे। देखो अब ध्यान से देखना बेटा, प्लीज वॉच इट केयरफुली। देखो मैं आपको बताता हूं। हाँ देखो मेरे भाई, यहां पे अगर आप देखें तो V नॉट तो पॉजिटिव है लेकिन I नॉट नेगेटिव आ रहा है, तो यहां D1 कंडक्ट कर रहा है। यहां पे दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो S1 कंडक्ट कर रहा है। यहां पे V नॉट तो नेगेटिव है लेकिन I नॉट पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पे D2 कंडक्ट कर रहा है। यहां दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो S2।
तो अब अगर आप ध्यान से सोचो बेटा यहां पे, तो यहां पे हो क्या रहा है मेरे बच्चों कि ये जो टाइम है ना t/4, ये जो टाइम है t/4 मिड पॉइंट, तो t/4 में कंडक्ट कर रहा है आपका डायोड, फिर अगले t/4 इंटरवल के लिए कंडक्ट कर रहा है स्विच, फिर अगले t/4 के लिए फिर से डायोड, और फिर अगले t/4 के लिए फिर से स्विच। ठीक है, फिर से स्विच। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? नहीं बेटा, पॉजिटिव से शुरू करते तो आशुतोष, जब वोल्टेज पॉजिटिव थी तो करंट बढ़ता जाता ऐसे ऊपर, फिर घटते हुए नीचे आता, तो ट्रायंगल तो जीरो के ऊपर बन गया ना। एवरेज जीरो कैसे आएगा सोचो, अगर यही ग्राफ जीरो से स्टार्ट करते तो जीरो से पहले बढ़ता, फिर जीरो से जीरो तक आता, फिर जीरो से बढ़ता, फिर जीरो तक आता, तो पूरा ट्रायंगल तो जीरो के ऊपर ही बना। ऐसे सोच लो ना, ये ट्रायंगल पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाता। तो भाई देखो यहां पे हमें क्या समझ आया, फॉर प्योर इंडक्टिव लोड each switch and diode conducts for t/4। तो यानी यहां स्विच और डायोड का कंडक्शन एकदम बराबर है, स्विच और डायोड का कंडक्शन एकदम बराबर है, दैट इज फॉर t/4। ठीक है, अर्नब बेटा अभी मैं इस लेक्चर पे फोकस कर लूं भाई? अभी तो लिखवाया भाई, अभी तो लिखवाया यहां पे लक्ष्मण, और कैसे बताता भाई? ये क्या लिखा है येलो कलर में, पॉइंट रीड करो पूरा, कि भैया हमने आई नॉट को सिमेट्रिकल ड्रॉ किया है टाइम एक्सेस के अबाउट, ताकि उसका एवरेज जीरो रहे। ठीक है भाई, जब पॉजिटिव वोल्टेज है तब इंडक्टर को चार्ज ही होना है। अगर इंडक्टर को चार्ज होना है, ठीक है, अगर इंडक्टर को चार्ज होना है तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो लेके जाओगे, पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी ले जा सकते हो भाई। और अगर जीरो से शुरू करते तो जीरो से फिर बढ़ बढ़ के ऊपर ही जाता, तो ये कभी जीरो के नीचे आता ही नहीं। फिर सोच के देखो, V जब पॉजिटिव है तो LdI/dt पॉजिटिव है, LdI/dt पॉजिटिव है तो करंट विल बी इंक्रीजिंग। अब देखो भाई, 0 से t/2 में अगर देखें, बेसिक नेटवर्क ही तो मैं लगा रहा हूं कि वोल्टेज पॉजिटिव है तो इंडक्टर चार्ज होगा। 0 से t/2 में देखें, V0 माने VL इज VDC/2, तो हम कहेंगे LdI/dt इज VDC/2। अब यहां करंट कहां से कहां जा रहा है, नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक जा रहा है, -IP से IP। कितने टाइम में जा रहा है, t/2 टाइम में जा रहा है, VDC/2। ठीक है, तो यहां से IP क्या हो जाएगा, VDC/t/4 और 2IP, ये आ गया। तो ये मुझे मिल गया पीक करंट। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया, ये इंडक्टर का पीक करंट। तो इस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं गेट की हिस्ट्री की बात करूं तो गेट ने ना प्योरली इंडक्टिव लोड पे दो ही तरह के सवाल पूछे हैं, एक तो ये पीक करंट निकालने के लिए और एक ये कंडक्शन टाइम वाला। तो ये ध्यान रखना, प्योरली इंडक्टिव लोड में डायोड और स्विच बराबर कंडक्ट करते हैं, और पीक करंट कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका समझो। अब आ जाओ भाई RL लोड पे। ठीक है, अब आ जाते हैं RL लोड पे। अब अगर मैं RL लोड लेके चलूं बेटा, तो आप जानते हो RL लोड में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एंड डिक्रीज। करेक्ट, यस सर, ये बात तो हम जानते हैं। यहां पे भी बेटा इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक बराबर मानूंगा, सो दैट इट इज प्योरली AC। लेकिन अब की बार जब मैं करंट की बात करूंगा तो बेटा करंट नेगेटिव पीक से शुरू होकर एक्सपोनेंशियली जाएगा पॉजिटिव पीक तक, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इस टाइप से। ठीक है, यहां पे करंट कैसा आएगा भाई, एक्सपोनेंशियल इन नेचर आएगा।
एक्सपोनेंशियल क्यों आ रहा है? बिकॉज इट इज अ RL टाइप ऑफ अ लोड। बात समझ में आ गई सबको? तो यहां पे भी बेटा इसको मैं बोल देता हूं I और ये हो गया -I। ठीक है, ये दो लिमिट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, I और -I। तो अब मैं कहता हूं यहां पे अगर RL लोड के एनालिसिस की बात की जाए तो सबसे पहली बात यहां पे क्या है नोट करने वाली, दैट I0 इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ठीक है, इट ऑसिलेट्स बिटवीन I एंड -I। अब देखो बेटा, अगर यहां पे आप इंटरवल ले लो 0 से T/2, बट इस पे भी जाने से पहले ना मैं एक काम करता हूं, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं डायोड और स्विच का कंडक्शन। देखो भाई, यहां पे V0 तो पॉजिटिव है, देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में V0 तो पॉजिटिव है लेकिन I0 नेगेटिव आ रहा है ना, समझ रहे हो? V0 तो पॉजिटिव है बेटा यहां, बट I0 नेगेटिव आ रहा है तो D1 कंडक्ट कर रहा है। फिर V0 I0 दोनों पॉजिटिव है तो S1। फिर यहां I0 पॉजिटिव है लेकिन V0 नेगेटिव है तो D2। फिर दोनों नेगेटिव है तो S2। समझ में आया? तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डायोड और स्विच का कंडक्शन बराबर नहीं है, स्विच का कंडक्शन डायोड से ज्यादा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो स्विच का कंडक्शन यहां डायोड से ज्यादा है। मैं कैसे पता लगा रहा हूं कंडक्शन? बेटा ये जो क्वाड्रेंट वाला डायग्राम बनाया था, शुरुआत में करंट नेगेटिव है, देखो I0 यानी एक्स एक्सिस नेगेटिव है और V0 पॉजिटिव है, तो कौन कंडक्ट कर रहा है? D1। V0 पॉजिटिव है, ये कैसे मालूम चला? देखो 0 से T/2 पूरे इंटरवल में V0 पॉजिटिव रहता है, तो T/2 तक ये वाले इंटरवल में, देखो मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं। देखो बेटा, अब मुझे लगता है आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, दिस इज T/2। ये जो ब्लू वाली लाइन है, दिस इज T/2। तो इस पूरे इंटरवल में V0 आपका पॉजिटिव है, दैट इज VDC/2। ये पूरे इंटरवल में 0 से लेके T/2 तक, ठीक है, VDC/2 है। अब लेकिन इतने रीजन में आपका करंट तो नेगेटिव आ रहा है। अगर वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, माने डायोड कंडक्ट करेगा। फिर आगे वोल्टेज भी पॉजिटिव है और ये करंट का जो ग्रीन वाला कर्व है, ये करंट भी पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो स्विच कंडक्ट करेगा। अब यहां पे देखो, ये दो ब्लू लाइन के बीच में यानी T/2 और T के बीच में VDC/2 तो नेगेटिव है, ये माइनस है, देखो यहां पे माइनस है, लेकिन करंट पॉजिटिव है। करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो डायोड D2 आया। फिर यहां पे वोल्टेज तो अभी भी नेगेटिव है लेकिन करंट भी नेगेटिव हो गया। अगर वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट यानी आ गया S2। तो इस टाइप से मैं स्विचेस डिसाइड कर रहा हूं। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब यहां पे बेटा, यहां देखो, यहां पे ये इंटरवल है T/4, फिर ये भी है T/4। तो T/4 में डायोड आया, T/4 में स्विच आया, फिर अगेन T/4 में डायोड और अगेन T/4 में स्विच। तो प्योरली इंडक्टिव लोड में आपका स्विच और डायोड बराबर कंडक्ट करते हैं। यहां पे दोनों का कंडक्शन अनइक्वल है, स्विच का कंडक्शन डायोड से ज्यादा है, और इसके अंदर तो भाई, इसके अंदर तो डायोड आता ही नहीं है। ठीक है, आर लोड में डायोड आता नहीं है, RL लोड में डायोड थोड़ा सा आता है, और प्योर इंडक्टर में डायोड स्विच के बराबर कंडक्ट करता है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं बेटा, हम यहां पे क्या कहते हैं, डायोड कंडक्ट्स फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू स्विच। डायोड जो है ना, स्विच के मुकाबले कम ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करता है। अब देखो बेटा, 0 से T/2 में आपको क्या पता है, V0 है VDC/2।
तो एक्चुअली क्या होगा ना, V नॉट VDC/2 होने से अगर आप आउटपुट पे देखें तो आउटपुट को या मेरे लोड को ऐसा लगेगा जैसे एक VDC/2 का सोर्स लगा दिया है और यहाँ पे ये हो गया एक RL सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल करंट है -I। कितना है इनिशियल करंट आपका? -I। तो हम कहते हैं I0 इज -I। ठीक है, और I इंफिनिटी, अगर बेटा इंफिनिटी की बात करें तो इस सर्किट में इंडक्टर को शॉर्ट कर दोगे तो I इंफिनिटी कितना बनेगा? VDC/2R। VDC/2R। ठीक है, और आशुतोष बेटा I लोड को मैंने क्वाड्रेंट देख के ड्रॉ नहीं किया है, I लोड को मैंने लोड देख के ड्रॉ किया है। जैसे RL लोड है तो एक्सपोनेंशियल बनाया, इंडक्टिव लोड था तो ट्रायंगुलर बनाया, रेजिस्टिव लोड था तो V नॉट वाला ग्राफ बनाया। क्वाड्रेंट कहाँ देखे? ठीक है, मैंने सिर्फ क्या देखा? वोल्टेज का वेव फॉर्म और देखा मैंने लोड। तो वोल्टेज और लोड को देखते हुए मैंने I0 प्लॉट किया, फिर I0 के ग्राफ से जज किया कि कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा है या कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है। अब देखो बेटा इसके बेसिस पे अगर हम IT लिखें तो I इंफिनिटी प्लस I0 माइनस I इंफिनिटी (a⁻⁻t/τ), ये हो गया। अब लेकिन मैं ये जानता हूं बेटा कि T/2 पे जाके करंट हो जाता है I। देखो जरा, T/2 पे जाके मेरा करंट हो गया था पॉजिटिव पीक, दैट इज I। तो अगर मैं यहां पे I रख दूं तो पहले VDC/2R की टर्म कलेक्ट कर लो, और I T की जगह ना कैपिटल T/2 रख दिया है। अब I की टर्म्स को अगर एक साथ ले लो तो मैं थोड़ा सा बेटा एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को समझ आएगा। तो देखो यहां से मिल गया ना मुझे पीक करंट, प्योरली इंडक्टिव लोड में थोड़ा आसानी से मिल गया था, यहां थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी क्योंकि यहाँ RL सर्किट की इक्वेशन लिखनी पड़ी, लेकिन पीक करंट आप यहाँ भी निकाल सकते हो। तो अगर मुझे सिंगल फेज इन्वर्टर पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ RL लोड से, क्योंकि ये एनालिसिस ना किताबों के अंदर भी नहीं दिया होगा और यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब अगले पे आते हैं भाई, अगला लोड क्या लें सर? अगला लेते हैं बेटा RLC ओवर डैम्प्ड। अब जब कभी ओवर डैम्प्ड लोड लेते हो ना तो यहां पे लैगिंग बनाते हैं। क्या होता है देखो मैं लिखवा देता हूं, RLC लोड की जब बात होती है, जब कभी RLC लोड की बात होगी तो यहां पे हम क्या करते हैं ना, वी इग्नोर हार्मोनिक्स in I0 एंड कंसीडर ओनली फंडामेंटल। क्या करते हैं? सिर्फ बेटा हम फंडामेंटल को ही कंसीडर करके चलते हैं। और क्या होता है अगर प्रैक्टिकल बात की जाए, प्रैक्टिकल बात की जाए ना तो ओवर डैम्प्ड में जो फंडामेंटल होता है वो लैग करता है, ठीक है, और अगर अंडर डैम्प्ड की बात करें तो फंडामेंटल हमारा लीड करता है। ठीक है, तो हम सारे हार्मोनिक्स इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल को ड्रॉ कर रहे हैं। अब बेटा अगर फंडामेंटल हमने यहां से बोल दिया कि लैग कर रहा है तो देखो मैं पहले तो पीक बना लेता हूं, अब यहां पे देखो अगर फंडामेंटल लैग करेगा तो वो जीरो के थोड़ा बाद से शुरू होगा भाई,
इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये जो फंडामेंटल है ना, ये फाई एंगल लैग कर रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, देखो ये यहाँ पे फंडामेंटल आपका लैग कर रहा है। रुको जरा, देखो ये मैंने लैगिंग एंगल ना पहले ही फिक्स कर दिया। अब मेरे लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करना थोड़ा सा इजी हो गया। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या होगा, अगेन देखो करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, तो D1 दोनों पॉजिटिव, S1 करंट नेगेटिव पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, D2 दोनों नेगेटिव माने S2। तो ये हो गया I0। ठीक है, तो यहां पे एक ऐसा आ गया लैगिंग पावर फैक्टर आ गया। अब वहीं पे बच्चों अगर हम RLC अंडर डैम्प्ड की बात करते, किसकी बात करते, RLC अंडर डैम्प्ड, तो ये बनता लीडिंग पावर फैक्टर। रवि बेटा जो भी जनरल क्वेरीज होती हैं मेरे बच्चे, आप AMA सेशन में पूछा करो, ठीक है। क्लास के टाइम पे क्या अगर कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो AMA में कंटेंट थोड़ी पढ़ा सकता हूं। तो यहां पे बच्चों अगर लीडिंग पावर फैक्टर होगा, तो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब है थोड़ा सा पीछे शिफ्टिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले करंट जीरो होगा वोल्टेज के। तो अब यहां पे देखो कैसे बनेगी वेवफॉर्म, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से बनेगी भाई। अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे बच्चों अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देखो तो देखो ये जो पिंक वाली लाइन है यहां तक वोल्टेज तो पॉजिटिव है। मैंने क्या बोला आशुतोष, अभी लिखवाया बेटा हार्मोनिक्स इग्नोर किए, ऐसा नहीं है कि हार्मोनिक्स है नहीं। हाँ, अब देखो ये जो पिंक वाली लाइन है यहां तक वोल्टेज तो पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अगर करंट भी पॉजिटिव नजर आ रहा है दैट मीन्स कि यहां पे कौन कंडक्ट कर रहा है, S1। फिर देखो यार ये पिंक लाइन से ब्लू लाइन तक वोल्टेज तो पॉजिटिव है बट यहां करंट नेगेटिव हो गया है। वोल्टेज पॉजिटिव और करंट नेगेटिव है माने डायोड कंडक्ट कर रहा है। फिर देखो ब्लू लाइन से पिंक लाइन, यहां पे वोल्टेज भी नेगेटिव रहती है और करंट भी नेगेटिव है यानी S2। फिर पिंक लाइन से ब्लू लाइन, वोल्टेज अभी भी नेगेटिव है लेकिन करंट पॉजिटिव हो गया माने कि D2। ठीक है, तो यहां पे क्या कंडक्शन बनेगा बेटा, यहां पे सबसे पहले S1 फिर D1 फिर S2 फिर D2। अब देखो बेटा ये पहला ऐसा लोड है जहां स्विच के बाद डायोड आ रहा है। देखो यहां डायोड के बाद स्विच, डायोड के बाद स्विच, डायोड के बाद स्विच। RLC अंडर डैम्प्ड इज द ओनली लोड वेयर द एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट्स आफ्टर द स्विच टर्न्स ऑफ। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प्ड लोड के लिए एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट्स आफ्टर स्विच टर्न्स ऑफ। अब बेटा क्या होता है ना, जब एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट करेगा, जब एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट करेगा तब स्विच हो जाएगा रिवर्स बायस। ठीक है, whenever एंटी पैरेलल डायोड कंडक्ट्स, क्योंकि वो एंटी पैरेलल है, उल्टा लगा है, स्विच बिकम्स रिवर्स बायस्ड।
तो इट लीड्स टू लोड कम्यूटेशन। क्या हो जाता है यहां पे? लोड कम्यूटेशन। अब अगर मेरे बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा? सर्किट टर्न ऑफ टाइम उतनी देर का होगा जितनी देर डायोड कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक डायोड कंडक्ट करेगा उतनी देर तक स्विच रिवर्स बायस रहेगा। अब ये कैसे मालूम चले कि भाई डायोड कितनी देर तक कंडक्ट करेगा? बेटा जो भी इसका पावर फैक्टर एंगल है वही एंगल है डायोड के कंडक्शन का। समझ रहे हो? जो भी इसका पावर फैक्टर एंगल है वही एंगल है डायोड के कंडक्शन का। सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होगा? दैट इज टाइम ऑफ डायोड कंडक्शन। अब सर डायोड कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है? बेटा डायोड कंडक्ट करेगा फॉर फाई बाय ओमेगा। फाई बाय ओमेगा क्यों? एंगल से मैं टाइम में आ गया। अब ये फाई कितना होगा? बेटा लीडिंग पावर फैक्टर है तो tan इनवर्स XC माइनस XL बाय R। समझे? ये बात समझ में आई बेटा? लीडिंग पावर फैक्टर है इसीलिए XC माइनस XL किया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे मैंने एक चैलेंजर सीरीज का न्यूमेरिकल भी दिया था आपको, इसी कंसेप्ट पे बेस था। ये क्लियर हुआ? तो बेटा आरएलसी अंडरडैम्ड एक इकलौता ऐसा लोड है जहां लोड कम्यूटेशन देखने मिलता है। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद बेटा अगर एनालिसिस हम और करें, मैंने देखो आपको अलग अलग तरह के लोड्स के बारे में तो बता दिया है, आर लोड, एल लोड, आर एल लोड, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा फोरियर सीरीज की, तो वी नॉट क्या होगा? एक स्क्वायर वेव है। स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 4 इंटू पीक वैल्यू बाय n पाई साइन n ओमेगा नॉट t। टू VDC बाय n पाई साइन n ओमेगा नॉट t। तो ये आ गई भाई फोरियर सीरीज। अब मान लो कि अगर बेटा हम एक जनरल लोड मान के चलें, एक जनरल लोड मान के चलें आरएलसी लोड। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि लोड इज आरएलसी, तो मैं कहूंगा nth हार्मोनिक के लिए इंपीडेंस क्या होगी? nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी n ओमेगा नॉट होगी ना। तो आप यहां पे क्या बोलोगे? R प्लस जे n ओमेगा नॉट L माइनस 1 बाय n ओमेगा नॉट C। अब यहां पे ये जो Zn है बेटा, ये आ जाएगा मॉड Zn एंगल फाई n। तो मॉड Zn तो ये हो गया, और फाई n क्या हो गया? tan इनवर्स ये आ गया, है ना? ये आ गया। अब मैं क्या कहता हूं बेटा कि अगर मुझे nth हार्मोनिक का करंट चाहिए तो वो क्या होगा? V नॉट n बाय Zn एंगल फाई n। इस लॉजिक से अगर मैं I नॉट की फोरियर सीरीज लिखूं तो ये होगा 2 VDC बाय n पाई मॉड Zn साइन n ओमेगा नॉट t माइनस फाई n, है ना? इस टाइप से आप कोई भी हार्मोनिक का करंट निकाल सकते हो अगर आपको वोल्टेज की फोरियर सीरीज मालूम है।
अब इसके अलावा देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं बेटा प्योर इंडक्टिव लोड की, तब क्या होगा, तब ये जो Zn है ये बनेगा जे एन ओमेगा नॉट एल, यानी एन ओमेगा नॉट एल और एंगल 90। अब वी नॉट एन जो है nth हार्मोनिक वोल्टेज का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। आई नॉट एन विच इज वी नॉट एन बाई Zn, Zn में भी देखो एक n है, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/n²। सो हार्मोनिक्स आर रिड्यूस्ड इन करेंट। बात समझ में आई भाई? मैंने क्या बोला, अगर वोल्टेज के हार्मोनिक देखोगे तो हर हार्मोनिक के नीचे n आ रहा है, करेक्ट। अगर आप देखो हर हार्मोनिक के नीचे n आ रहा है, लेकिन जब यहां इंपीडेंस में भी n आ गया तब यहां करंट में बन गया 1/n², जिसका मतलब करंट का हार्मोनिक वोल्टेज से काफी कम हो गया। जैसे देखो वोल्टेज का फिफ्थ हार्मोनिक देखोगे तो 1/5 के प्रोपोर्शनल होगा, जबकि करंट का फिफ्थ हार्मोनिक 1/25 के प्रोपोर्शनल है। बात क्लियर हो गई? अब अगली चीज अगर देखो बेटा, V0 एक स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव की जो आरएमएस होती है वो उसकी पीक के बराबर होती है VDC/2। और अगर मैं V0 के फंडामेंटल पीक की बात करूं, फंडामेंटल पीक तो ये है 2VDC/π, जिसका मतलब V01 RMS क्या होगा। अब यहां से पता है आप डिस्टॉर्शन फैक्टर निकाल सकते हो, विच इज फंडामेंटल RMS बाय टोटल RMS। अगर फंडामेंटल बाय टोटल करोगे तो इट विल बी 2√2/π, यानी 0.9। और अगर यहां से THD निकाला, देखो रहे हो ये सिंगल फेज रेक्टिफायर वाली वैल्यू आ गई, सिंगल फेज रेक्टिफायर में भी 2√2/π आया था, तो 48.34%। समझे जी? क्या समझे कि यहां पे सेम एज सिंगल फेज रेक्टिफायर आता है। और सर इस डेरिवेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपने क्यों कराया? बेटा यहां से मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि एक VSI के अंदर लोड में इंडक्टेंस होना प्रेफरेबल है, क्योंकि लोड में इंडक्टेंस होने से करंट के हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ इंडक्टिव लोड इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। समझ में आया? तो बेटा मैंने आपको एक एक लोड बहुत बारीकी से एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ना, वेवफॉर्म आपको मिल जाएंगी बुक्स के अंदर, बट इतना एनालिसिस, जैसे एल लोड का पूरा डिटेल हमने देखा, RL लोड के अंदर पूरा नेटवर्क से रिलेट किया, RLC के अंदर मैंने आपको बताया लोड कम्यूटेशन के बारे में, इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। जनरली आपको ये वाला एनालिसिस मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन अच्छा फ्रेम करना है तो लोड के ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे से फ्रेम किया जा सकता है। अब जरा ये क्वेश्चन देखो बेटा, अ सिंगल फेज इन्वर्टर हैज स्क्वायर वेव आउटपुट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ थर्ड हार्मोनिक इन रिलेशन टू फंडामेंटल। थर्ड हार्मोनिक का फंडामेंटल से कितना परसेंटेज है, यानी कि अगर मैं कहूं कि फंडामेंटल 100% है तो थर्ड हार्मोनिक कितना परसेंट होगा। बताओ भाई, ये तो इजी है, बहुत इजीली सभी बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। और मुझे बताओ मजा आया कि नहीं आया? एक एक कंसेप्ट हमने पूरा बारीकी से पढ़ा है ना। एक एक लोड का वेवफॉर्म एनालाइज करना, कौन सी डिवाइस कंडक्ट कर रही है ये देखना, फिर उसका कितना करंट बन रहा है, उसके करंट की इक्वेशन क्या है, एक एक चीज हमने डिटेल में एनालाइज की है। ठीक है, इसीलिए मैंने सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर को इतना टाइम दिया है, क्योंकि अब जब कल हम फुल ब्रिज करेंगे ना, मतलब मंडे को, तो बहुत इजीली चीजें समझ आएंगी। देखो V03 क्या होगा भाई, अगर पीक वैल्यू की बात करें 2VDC/3π, और V01 क्या है, कैप का मतलब बेटा पीक होता है। ठीक है, तो इसने पूछा थर्ड हार्मोनिक फंडामेंटल का
कितना परसेंटेज है, तो दैट इज 1/3 और 33.33%। अगर ये सेकंड हार्मोनिक या फोर्थ हार्मोनिक पूछता तो 0, क्योंकि इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगला देखो भाई, अ सिंगल फेस हाफ ब्रिज इन्वर्टर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 24 वोल्ट सोर्स एंड सप्लाइज पावर टू अ रेजिस्टिव लोड। व्हाट इज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन? बताइए बताइए भाई, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होगा? जल्दी से बोलो क्या आएगा आंसर। कितना आ रहा है? ये तो आपको पता ही है बेटा, अभी तो निकाला है, सेम एज सिंगल फेज रेक्टिफायर। चलो अगला देखो भाई, अ सीरीज लोड कंसिस्ट ऑफ आर एल सी एंड अ थायरिस्टर फॉर सेल्फ कम्यूटेशन। सेल्फ कम्यूटेशन माने लोड कम्यूटेशन। व्हाट शुड बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी? है ना, सेल्फ कम्यूटेशन का यहां पे मतलब है लोड कम्यूटेशन। तो उसके लिए सी का वैल्यू कितना होगा? तो यहां पे क्या करोगे भाई? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पे फॉर सेल्फ कम्यूटेशन, यहां पे कैसा सर्किट होना चाहिए? अंडर डैम्प्ड। अगर अंडर डैम्प्ड है तो R मस्ट बी लेस देन हाफ रूट L बाय सी, या फिर C मस्ट बी लेस देन L बाय 4R², यानी कितना? 25/4 इंटू 2.4 का स्क्वायर। कितना आएगा भाई? वन 1.085 माइक्रोफैरेड। तो ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये आ गई ना मैक्सिमम वैल्यू। सही बात है, अंडर डैम्प्ड के लिए जीटा मस्ट बी लेस देन 1। तो ये आपके पास आ गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हो गया? चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा। और जो लोग प्लस पे आना चाहते हैं जल्दी से आ जाओ बेटा, पावर सिस्टम का कोर्स ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। यहाँ पे लाइव क्लासेस दी जा रही हैं जहां आप टीचर से बात कर सकते हो ऑडियो पे। कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा क्रैश कोर्सेज दिए जा रहे हैं। डेली असाइनमेंट मिलता है जो कि आप घर से प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं। हर संडे आपका टेस्ट होता है। सारे डाउट्स के लिए बेटा आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइडेड होता है आस्क का डाउट फीचर के अंदर। और इसके अलावा मेरे बच्चों यहाँ पे गेट, ईएससी, पीएसयू सब की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोच मिलेगा। ये पूरा स्टडी प्लानर आपका बनवाएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन। आपको मिलेगा सेपरेट टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर रहेंगे जो कि आपके डाउट लाइव आंसर करेंगे। आपको बस यहाँ पे कोड क्या लगा देना है, अंकित ईएससी, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो मेरा 8 सितंबर से, इसी वेंसडे से पावर सिस्टम का कोर्स चालू हुआ है जो 19 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पे बेटा डेली 3 आवर्स आपकी क्लास हो रही है। इसमें 1000 से ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे। हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड रहेंगे। सारे डाउट आपके आंसर किए जाएंगे और हर संडे आपका टेस्ट भी होगा। अदर देन दैट ये नए बैचेस आ गए हैं बेटा। ईएससी प्रीलिम्स के लिए जीएस का बैच सी स्टार्ट हो रहा है। आरोहन फॉर 2023 बैच एच स्टार्ट हो रहा है और सिमिलरली फॉर ईसीई ऑल्सो। और फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग वर्व बैच डी फॉर गेट 2023। ठीक है, और प्राइजेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं बेटा।
इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। अभी ज्वाइन करने पे आपको मिनिमम प्राइस मिल रहा है। और यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी लॉन्च हो गया है बेटा, जहां आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं से भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको बस पिक्चर अपलोड करनी है और इसके अलावा आपको एग्जैक्ट मैच मिलेगा क्वेश्चन का अगर किसी ने पूछा है, और इंस्टेंट सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पहली बार पूछ रहे हो, नया क्वेश्चन है, तो यू विल गेट द वीडियो सोल्यूशन इन हाई क्वालिटी बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम। और यहां पे अगर 6 मंथ्स लेते हो बेटा, अभी तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 42% की सेविंग आप कर सकते हो। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड दैट यू गो फॉर 2 ईयर, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक डेवलप करने में 2 साल अक्सर लग जाते हैं। कोड आप जानते हो बेटा, अंकित ESE। और इस अमाउंट को ना एज अ इन्वेस्टमेंट देखो अपनी एजुकेशन में, क्योंकि अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे तो कल को इसका मल्टीपल टाइम्स पैसा आप कमा सकते हो। और फिर भी जो बच्चे फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं उनको अनअकैडमी ये सब्सक्रिप्शन EMI पे और एजुकेशन लोन की सुविधा पे भी देता है। और सबसे बेहतरीन सब्सक्रिप्शन है बेटा आइकॉनिक, क्योंकि यहाँ पे 2 साल आपके साथ जब एक टॉपर वर्क करेगा तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस में बहुत मेजर इंप्रूवमेंट आएगा। एंड यू कैन ऑल्सो एस्पायर टू क्रैक एग्जाम अंडर 100 और अंडर 10 रैंक। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहां होती हैं डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे हम लोग मंडे को सेम टाइम सेम प्लेस एंड वी विल डिस्कस फुल ब्रिज इन्वर्टर। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।